Hello and welcome to Center for Ambition. My name is Silesh Kumar and today we are going to discuss a very important topic, that is ordinance and the power of the president including the governor. तो हमें ये समझ लेते हैं ऑर्डिनेंस को पढ़ने से पहले कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है पढ़ना। तो पीआरएस पे मैंने देखा कुछ दिन पहले, पीआरएस की वेबसाइट पे लिखा था कि 1950 से लेके अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब गवर्नमेंट ने करीब 700 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस इशू कर रखे हैं। तो वहाँ पे ये कहा गया था कि ये ऑर्डिनेंस एक डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है, बार बार ऑर्डिनेंस करना। तो मुझे लगा कि ज़्यादातर जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो ज़्यादातर या तो पीआईबी से कोई क्वेश्चन उठा लेता है, पीआईबी की न्यूज़ में रहता है, या ओआरएफ से उठा लेता है, ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन से, या फिर पीआरएस की वेबसाइट से कहीं से उठा लेता है, या फिर संसद टीवी से कहीं से उठा लेता है, यहीं से हेडलाइन से बनाकर कोई भी क्वेश्चन पीटी मेंस में कहीं ना कहीं पूछ लेता है। तो मुझे लगा आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। तो हम देखते हैं ऑर्डिनेंस क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और इसमें कुछ डिस्कशन सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब देखते हैं। तो मैंने बताया वाई न्यूज़, तो ख़ास ये न्यूज़ में नहीं था, लेकिन मैंने पीआरएस की वेबसाइट पे सर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि 700 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस अब तक इशू हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, तो एक बार मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए क्योंकि बैक ईयर में इससे क्वेश्चन हुबरू पूछा गया था पीटी में। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि पॉलिटी का ट्रेंड करीब ऐसा है, पॉलिटी में अप्रॉक्स आपको 15 टू 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीटी में, 15 टू 18 क्वेश्चन। तो वहाँ पे आप अगर देख पाएंगे, अगर आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लेजिस्लेचर पोर्शन से, लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी, देन फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी, देन ड्यूटीज़, डीपीएसपी देन ड्यूटी, लास्ट में आता है आपका लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2026 पीटी तो आपको इन टॉपिक पे बहुत फोकस करना चाहिए। यूपीएससी की हमेशा रडार में ये टॉपिक रहते हैं। आप अगर बैक ईयर के पेपर देखोगे तो सबसे ज़्यादा लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तक, और लोकल गवर्नमेंट, इन्हीं से क्वेश्चन कमोबेश अगर 15 क्वेश्चन पूछेगा तो 8 से 10 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन इसी एरिया से पूछ लेता है, इंक्लूडिंग द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अपना सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं से पूछता है। तो मुझे लगा इसलिए कि एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए कि जिन लोगों को एग्जाम देना हो थोड़ा फोकस कर लें, और इस एरिया को आप कभी भी निगलेक्ट मत करना, जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करिए कि मोस्टली क्वेश्चन पीटी में यहीं से आते हैं। देन न्यूज़ के बाद हम देखेंगे कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, फिर प्रोसेस ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड रोल ऑफ द पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस पास कैसे किया जाता है, कौन पास करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे इसका प्रोविज़न है, अगर पास हो जाता है उसके बाद पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस के कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऑर्डिनेंस एकदम से पास करना गलत है, तो उसके कुछ उपयोग भी हैं, सिग्निफिकेंस भी हैं ऑर्डिनेंस के। फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट की समय समय पर, जैसे कूपर केस में क्या कहा, डीसी वाधवा केस में क्या कहा, कृष्ण कुमार केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के हम देखेंगे जो हमारे पीटी में नहीं लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। देन चैलेंज ऑफ द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इसका मिसयूज कैसे जो पार्टी पॉलिटिक्स में, सॉरी पावर में होती है उसका मिसयूज कैसे करती है। फिर हम देखेंगे इसका ऑर्डिनेंस ऑल्दो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इसकी जो हम ऑर्डिनेंस इशू करते हैं इसके एक्टिविज्म में प्रॉब्लम है, हम ऑर्डिनेंस का मिसयूज़ करते हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए। देन वी विल सी द प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, एंड देन एक मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, वी विल सी ऑल द सब टॉपिक वन बाई वन एज अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उनके हिसाब से देखते हैं, उतना ही देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि उससे पूछ लेता है, और उसमें कुछ कोरिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 85 का क्लॉज 1 से कोरिलेशन है, देन वी विल सी द आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के थोड़ा सा ऑर्डिनेंस का कोरिलेशन है। अगर एग्जामिनर थोड़ा पीटी में घुमाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। तो लेट्स सी ऑल द टॉपिक इन डिटेल।
तो आगे पीछे होगी स्लाइड। वाई न्यूज़ समझ में आ गया, मैंने बता दिया, तो इसका आप ज़्यादा डिस्कस करने का, ये मैंने कटिंग इसलिए लगाई है कि ये 2017 में भी जनवरी में आया था। जो भी अपोजिशन पार्टियां रहती हैं वो हमेशा प्रोटेस्ट करती हैं, रोलिंग बैक द ऑर्डिनेंस। 18 में भी रहा, 19 में भी रहा, हर साल आपको ये कहीं ना कहीं अपोजिशन का सबसे बड़ा, रिसेंटली जैसे आपके जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, दिमाग से नाम निकल रहा है उनका, उनने भी कहा था कि सरकार ऑर्डिनेंस पे ही विश्वास करती है। ऑर्डिनेंस मतलब धारी सरकार बन चुकी है, जब मस्ती आए तब ऑर्डिनेंस पास कर लो, हमारी क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं व्हाट इज ऑर्डिनेंस। तो इन लेमैन टर्म हम ये कह सकते हैं, ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ, ऑर्डिनेंस है क्या? एक टेम्परेरी लॉ है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक लॉ है। गांव में एग्जीक्यूटिव जब चाहे तब बना लेती है। हम आगे देखेंगे कब बनाती है प्रोसेस में, लेकिन हम यहाँ से व्हाट इज ऑर्डिनेंस समझने की बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस होता है कि टेम्पररी लॉ है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी क्रिटिकल सिचुएशन या अनफॉर्सीन सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव से पास कर लेती है। एग्जीक्यूटिव इन द सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव कहीं पे भी आपको एग्जीक्यूटिव वर्ड मिले, एग्जीक्यूटिव कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट, और दूसरे शब्दों में मिलेगा ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, देन अटॉर्नी जनरल होता है। 5 से 6 लोग ये ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। तो मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ प्रेसिडेंट पास करता है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने समझा व्हाट इज ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ विच इज पास ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, एनी क्रिटिकल और एनी अनफोर्सीन सिचुएशन, कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, उसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है, तो हम उसे पास कर सकते हैं। रिसेस मैंने वर्ड यूज किया, रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। रिसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट, रिसेस का मतलब होता है ड्यूरेशन बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे पार्लियामेंट है ही नहीं है तो हमारा ऑर्डिनेंस पास कर ले। आगे देखते हैं, हम उसको पूरा डिटेल में समझते हैं। देन देखो एक नए पेज पे समझ लेते हैं वहाँ से। सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस हमने क्या समझा? ऑर्डिनेंस दैट इज अध्यादेश, जिसे हिंदी में कहते हैं। हिंदी में थोड़ी अगर प्रॉब्लम हो तो आप समझ सकते हैं। ऑर्डिनेंस मैंने कहा पहली चीज तो एक टेम्परेरी लॉ है, टेम्परेरी लॉ दैट इज पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, मींस प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी, हम इमरजेंसी की बात करें, क्रिटिकल सिचुएशन या कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए उसमें पास करता है, प्रेसिडेंट द्वारा पास किया जाता है। कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 1, 2, 3 कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 1, 2, 3 एंड आर्टिकल 213। आर्टिकल 123 मेंशन अबाउट द प्रेसिडेंट पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट की पावर क्या होगी। देन आर्टिकल 213 हमारा कहता है गवर्नर की पावर क्या होगी ऑर्डिनेंस पास करने की। अपने अपने एरिया में, अपने अपने उसमें वो दोनों ऑर्डिनेंस पास करते हैं। अंडर द आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट की पावर है, अंडर द आर्टिकल ऑफ 213 के अंदर अपना गवर्नर की है। अब हमने ये समझा टेम्परेरी लॉ है, और ये देखो हमने कहा अंडर द आर्टिकल 213 और 123 है। हम इसका प्रोसेस कैसे होता है, ऑर्डिनेंस होता कब है, व्हेन ऑर्डिनेंस पास्ड कब होगा। तो पहले मैंने कहा रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, रिसेस पीरियड ऑफ पार्लियामेंट। तो रिसेस का मतलब ऐसे समझो कि जब या तो
दोनों सदन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में हो ना हो, बोथ हाउस आर नॉट इन सेशन, दोनों हाउस अगर सेशन में हो, या फिर कोई एक हाउस, कोई भी, आइदर बोथ द हाउस इज नॉट इन सेशन और वन हाउस इज नॉट इन द सेशन। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि या तो दोनों सदन सत्र में ना हो, या फिर दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई भी कानून पास होता है, अगर कोई लॉ पास होता है, तो दोनों जो सदन हमारे होते हैं पार्लियामेंट के, उनमें जो ग्रुप डिस्कशन या डिस्कशन डिबेट के द्वारा दोनों से पास होकर ही प्रेसिडेंट की जब उस पर ठप्पा लगा देता है या प्रेसिडेंट उस पर अपनी रेटिफिकेशन दे देता है, उसके बाद कोई लॉ बनता है। तो अब मान लीजिए कि हमें कोई सीवियर कंडीशन या ऐसी कोई सिचुएशन आई, हमें ऑर्डिनेंस पास करना है, तो और हम अगर जनरल कोई लॉ पास होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक रास्ता क्या होता है कि हम दोनों सदनों से उसकी ड्राफ्टिंग करें, दोनों सदनों में उसका डिबेट डिस्कस करें, देन प्रेसिडेंट के पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर अपनी रेटिफिकेशन कर देगा, उसके बाद वो लॉ बन जाएगा। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों सदन वहाँ पे अभी पीरियड सेशन में है ही नहीं है, दोनों सदन है ही नहीं है, या दोनों में से कोई एक सदन नहीं है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो गई कि गवर्नमेंट को कोई बहुत ज़्यादा इमीडिएटली कोई लॉ पास करना पड़ गया, कोई कानून पास करना पड़ा, मान लीजिए कि ऐसा कोई क्राइम आ जाता है रिगार्डिंग द कभी कभी जैसे आपने देखा होगा निर्भया केस हुआ था, तो उसमें हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं था कि जो 18 साल से नीचे हैं उनके लिए कोई पॉस्को में कोई प्रोविज़न बाद में वो हमने ऐड करके बनाया। ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि हमें एक कोई कानून बनाना पड़ जाता है बहुत जल्दी, शॉर्ट पीरियड में। कब? जब हमारा पार्लियामेंट के दोनों सदन या दोनों में से कोई सदन सत्र में नहीं होता है, तो उस टाइम पे on the recommendation of the council of minister president have the power to pass a ordinance। इतना समझ में आ गया ऑर्डिनेंस। देन वी विल सी आगे क्या देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑर्डिनेंस पास हो गया, अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस दैट इज ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, देन व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की फर्दर प्रोसेस, फ्यूचर में प्रोसेस क्या होगी। तो आर्टिकल फर्दर ये कहता है 123 ये कहता है कि जब भी दोनों सदन जब भी बैठक में आएंगे, जब भी सेशन में आएंगे, बोथ सदन जब भी बैठक में आएंगे, बोथ हाउस जब भी सेशन बैठेगा, दोनों का सेशन बैठने के विद इन 6 वीक ऑर्डिनेंस पे उन्हें डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो ऑर्डिनेंस को एक परमानेंट लॉ में चेंज कर, मैंने कहा ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ, लेकिन दोनों सदनों में ग्रुप डिस्कशन डिबेट के बाद वो एक परमानेंट लॉ बन जाता है। तो अगर लगता है पार्लियामेंट को कि ऑर्डिनेंस पे हमें परमानेंट बनाना चाहिए, तो विद इन 6 वीक उस पर वो डिबेट डिस्कशन करके उसको परमानेंट लॉ बना सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो जैसे ही 6 वीक ख़त्म होंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिक लैप्स कर जाएगा, उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। इतना समझ में आया कि अगर दोनों हाउस ऑर्डिनेंस पास हो गया, फिर पास होने के बाद जिस दिन से दोनों हाउस अगर सदन में आए, तो बैठक से मान लीजिए कि आज आए, मान लीजिए आज 10 है, 10 अप्रैल है, तो अब आप जोड़ लीजिए 10 अप्रैल से कब तक हमारे 6 वीक हो जाते हैं, इस पीरियड के विद इन दिस पीरियड हमें ऑर्डिनेंस को पास करना रहेगा। अगर पार्लियामेंट इस ऑर्डिनेंस को पास नहीं करती है, पास इन द सेंस इस पर डिस्कशन नहीं करती है, तो वो नल एंड वॉइड फ्यूचर में हो जाएगा। ये एक समझा हमने कि ऑर्डिनेंस का पीरियड कितना हो सकता है, तो यहाँ से निकल के आया 6 वीक। एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए यहाँ से। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 123 ये कहता है, आर्टिकल 123 ये कहता है कि पीरियड ऑफ द ऑर्डिनेंस कितना होगा, 6 वीक। टेन्योर ऑफ द ऑर्डिनेंस 6 वीक होगा, 6 वीक होगा ऑर्डिनेंस का।
उसके विद इन पार्लियामेंट को उस पर लॉ, परमानेंट लॉ बनाना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट उस पर लॉ नहीं बनाती है, नल एंड वॉइड हो जाएगा, पहली चीज़। तो यहाँ से आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कोई भी ऑर्डिनेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक चल सकता है, 6 वीक। नहीं, एक पॉइंट और समझिए। अब हमें जाना पड़ेगा आर्टिकल 85 का, क्लॉज 1 में। इन दोनों आर्टिकल को एक दूसरे से आप रिलेशन बना के देखिए। आर्टिकल 85 का क्लॉज 1 ये कहता है कि दो सदनों के बीच की दूरी, द टाइम पीरियड बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शैल नॉट बी मोर देन 6 मंथ। 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ, नॉट 2, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आर्टिकल 85 का क्लॉज 1 ये कहता है कि विद इन 6 मंथ के से ज़्यादा 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 2 सेशन पार्लियामेंट के, जो जैसे मान लीजिए अभी ट्रेडिशन में, चलन में हमारे कितने हैं, मान लीजिए पहला हमारा बजट सेशन हो गया, बजट, देन मानसून, देन हमारा विंटर सेशन, विंटर, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। आर्टिकल में ऐसा कोई नहीं मेंशन है कि बजट सेशन कब होगा, मानसून सेशन कब होगा, विंटर सेशन कब होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इस पर कोई भी प्रोविज़न नहीं कहता है। वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट की जब मर्जी हो आगे पीछे घटा बढ़ा के कर सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 85 का क्लॉज 1 में ये कहता है कि देयर शैल नॉट बी ए टेन्योर बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कितना, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना, शैल नॉट बी मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनको 12 इनको अगर मैं देखूँ तो 3 सेशन हो रहे हैं तो 2 महीने 3 महीने का बीच में तुम्हें टेन्योर मिलेगा, 2 का 3 का 2 का 3 का। अगर ये मैं मान लूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि मानसून सेशन हुआ ही नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए मानसून सेशन खत्म हो गया, हुआ ही नहीं किसी तरह, तो आर्टिकल 85 का क्लॉज 1 ये कहता है कि इन दोनों से, अब 2 सेशन बचे, इन दोनों सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा टेन्योर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो सेशन का टाइम पीरियड शैल नॉट बी मोर देन 6 मंथ। अब देखो, अब इनको रिलेट करो। अगर मान लीजिए कि कोई अगर ऑर्डिनेंस बजट सेशन में पास हुआ, यानी हाउ वे, जहाँ पे बजट के टाइम पे पास हुआ, जहाँ पे मान लीजिए राज्यसभा नहीं है, या मान लीजिए लोकसभा नहीं है, या दोनों हाउस नहीं है, वो बजट का पीरियड है, मान लीजिए नहीं है, किसी तरह मान लीजिए अपने जनरलाइज करने की कोशिश करिए। तो अगर वो मान लीजिए कि ये फिर मानसून सेशन नहीं हुआ, तो मैक्सिमम पीरियड वो कितना जा सकता है, यहाँ से 6 मंथ ये जा सकता है। फिर आर्टिकल 85 ले जाता है उसे 6 मंथ, और लेकिन आर्टिकल 125 और पावर देता है 6 वीक की। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द ऑर्डिनेंस कितना होगा, 7.5 मंथ, 7.5 मंथ। इतना समझ में आया? ये किताबों में लिखा होता है, लेकिन अलग तरीके से रिलेशन बनाने की कोशिश करें। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, मैक्सिमम समय कितना हो सकता है ऑर्डिनेंस का, तो 7.5 मंथ, 7.5 मंथ। इतना समझ में आया? देन अब हम देखते हैं आगे। अब देखो, अब इसकी पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस, फीचर देखो इसकी। ऑर्डिनेंस पास हो गया, हमने समझ लिया ऑर्डिनेंस का टेन्योर कितना हो सकता है, 6 वीक इनिशियली हो सकता है, लेकिन अगर किसी तरीके से सेशन नहीं बैठ पाता है तो पार्लियामेंट का, तो मैक्सिमम 7.5 महीने, 7.5 मंथ मैक्सिमम हो सकता है। अगर मान लीजिए पास हो गया तो फीचर क्या होगी इनकी, फीचर ऑर्डिनेंस, पहली बात कि फीचर तो यही होगी कि प्रेसिडेंट उन्हीं सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस बनाएगा जिन सब्जेक्टों पे पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाने की शक्ति दी गई है। तो पार्लियामेंट के ही समान पार्लियामेंट सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट। पार्लियामेंट जिन
सब्जेक्ट पे जिन विषयों पे कोई भी कानून बना सकता है, उन्हीं विषयों पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। पहली चीज। दूसरी ये है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज नॉट द पैरेलल पावर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं होगा। इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही हमने समझ लिया। अगर सेशन में तो मान लीजिए हम क्यों करेंगे उसे पास। और तीसरा इसका देखिए, तीसरा ये होता है कि ऑर्डिनेंस अगर पास हो गया तो ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, और किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, लॉ को अमेंड कर सकता है, और ऑर्डिनेंस को भी ऑर्डिनेंस अमेंड कर सकता है, ऑर्डिनेंस को भी अमेंड कर सकता है। इस लाइन को समझो। पिछली बार PYQ में, पिछली बार 2025 के पेपर में यही लाइन पूछी गई थी। पहली चीज समझो, मैंने कहा फीचर, पहली फीचर तो है कि पार्लियामेंट जिन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है उन्हीं सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करेगा या बनाएगा। दूसरी क्या है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रेट्रोस्पेक्टिव हो सकती है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ऐसे हुआ कि मान लीजिए कि अगर कोई आज लॉ पास हुआ है, अगर मान लीजिए कि आज अपना अप्रैल चल रहा है, आज 10 अप्रैल है, सरकार को लगता है या गवर्नमेंट को लगता है कि ये लॉ हमें 2026 है, अभी मान लीजिए 2020 से लागू कर देना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ रेट्रोस्पेक्टिव, पिछली डेट से ये लागू कर रही है सरकार। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। का मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर कोई ऑर्डिनेंस है एनी लॉ विच इज इम्प्लीमेंटेड बिफोर द लेजिस्लेशन डेट, अगर लेजिस्लेट हुआ है उस डेट से बिफोर जाके इम्प्लीमेंट करती है सरकार, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। यहाँ एक चीज़ याद करने लायक है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ उन सिर्फ सिविल केसेस में ही होंगे, सिविल केसेस में, सिविल में। ये चीज़ याद रखना बड़े ध्यान से, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अगर चाहे वो पार्लियामेंट बनाए परमानेंट लॉ या फिर अपना ऑर्डिनेंस के थ्रू बने, सिविल केसेस में हो सकते हैं, नॉट इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्यों नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ है जिसमें आर्टिकल, हम अगर 20 की बात करें, आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 वो क्या कहता है, वो ये कहता है डिफेक्टो लॉ, पोस्ट पास्ट फैक्टो लॉ नहीं होंगे रिगार्डिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर। कोई भी क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ सरकार नहीं पास करेगी। अगर ऐसा होता है तो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट माना जाता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव अगर ऑर्डिनेंस पास होता है तो वो सिविल केसेस में होता है, टैक्स से रिलेटेड हो गया, रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया, या अगर वैसी कोई कैंपेनिंग पॉलिटिकल पार्टी, ये बहुत सारी चीज़ होती है, कोई क्रिमिनल केस से रिलेटेड नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि लॉ, ऑर्डिनेंस किसी लॉ को भी अमेंड कर सकती है। मान लीजिए पार्लियामेंट ने किसी विषय पे लॉ बना रखा है और फिर गवर्नमेंट को लगता है इसे हम अमेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई लॉ रेगुलेशन को अमेंड कर सकती है ऑर्डिनेंस। फिर आता है ऑर्डिनेंस, अगर कोई ऑलरेडी ऑर्डिनेंस है, मान लीजिए सरकार ने विद इन 6 वीक या विद इन 7.5 मंथ, 7.5 मंथ में ही और 2 लगातार ऑर्डिनेंस पास कर लिए, पहले किया फिर 10, 15, 20 दिन बाद उसे लगता है कि नहीं इसको हमें थोड़ा अमेंड कर देना चाहिए, तो ऑर्डिनेंस अमेंड भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखने लायक है कि ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए नहीं इशू होगा। कोई भी ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को अगर अमेंड करना चाहे गवर्नमेंट तो उसे ऑर्डिनेंस नहीं इशू कर सकती। समझ में आया इतना? ये सारी हमने देखा ऑर्डिनेंस की फीचर है। पहली फीचर ये है कि पार्लियामेंट जिन सब्जेक्ट पे बना सकती है उन्हीं पे ऑर्डिनेंस बनेगा। दूसरा हमारा ये रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डिनेंस हो सकता है, लेकिन सिविल केसेस में हो सकता है, किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, किसी भी रेगुलेशन को अमेंड कर सकता है, और ऑर्डिनेंस को भी अमेंड कर सकता है। लेकिन ऑर्डिनेंस, अगर कोई ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की कोशिश करता है तो वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट माना जाएगा, वो ऑर्डिनेंस नन एंड वॉइड माना जाएगा। इतना समझ में आया हमें? ये हमारा ऑर्डिनेंस की फीचर है कि ऑर्डिनेंस को हम पास कैसे करते हैं।
अब देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखने से पहले तो ये देखो, सुप्रीम कोर्ट के अब तक जो मेन केसेस हैं 3 केस, एक तो कूपर केस, देन डीसी वाधवा केस, देन कृष्ण कुमार केस। सबसे पहला फेमस केस यही आया था, कूपर केस 1970 में, 1970 में। तो इसमें क्या नेशनलाइजेशन बैंक हुआ था ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो अपोजिशन कोर्ट चली गई थी। तो कूपर केस में मिला जुला के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर ये देख सकता है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार ये लॉ बना है या फिर कोई मेलाफाइड इसमें एक्शन है। तो कूपर केस का इतना समझ लीजिए 1970 में कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि हम ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये सारे केसेस है। पहला आरसी कूपर, यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में आया। उन्होंने कह दिया कि इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड। अगर ऐसा हो सकता है तो ऑर्डिनेंस हैज टू फाइल प्राइवेट टू द पास ऑफ डिलेट। और यहाँ पे कुल मिला के मोटा मोटी यही कहना है कि उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। डीसी वाधवा केस स्टेट ऑफ बिहार 1987, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात ये थी, इनमें पीएन भगवती जो बहुत फेमस है पीआईएल के बारे में, उन्होंने ये कहा था कि ऑर्डिनेंस अगर सरकार कोई पास करती है तो इट इज़ द मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा था एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का मर्डर है। 1987 में आप वहाँ पे लिख सकते हैं मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीसी वाधवा केस में कौन, पीएन भगवती ने ये कहा था। तो इसमें भी सीधा सीधा ये निकलती है कि कोर्ट held that the legislative power of the executive to promulgate ordinance to be used to exceptional circumstances। बहुत कम सर्कमस्टांसेस में सरकार करे, कोशिश करे कम से कम यूज़ करे। और अगर मान लो कोर्ट को ऐसे लगता है कि ऑर्डिनेंस कोई मेलाफाइड एक्शन से बनाया, गलत तरीके से बनाया गया, तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। देन कृष्ण कुमार केस 2017, ये 94 नहीं है, 2017 है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीधी सी बात कि गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करता है तो वो आउट ऑफ एम्बिट नहीं है, नॉट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, मतलब उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब ये केस 3 केस हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि तीनों केस डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। अगर हम मेंस में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो डीसी वाधवा को द मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिख देंगे तो वहाँ से हमें एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और इनमें से कोई भी केस हम डाल देंगे जहाँ पे हमें लगता है कंक्लूजन में डाल देंगे, या हम जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस अगर ऑर्डिनेंस वहाँ पे डाल देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये डीसी वाधवा का केस 1987, उसने कहा कि बार बार नहीं कर सकते हैं, और वही कि नॉट इन सेशन तभी किस कंडीशन में किया जाएगा। 6 वीक्स रीअसेंबली द्वारा बैठता है तो 6 वीक होना चाहिए। तो मैंने उसे आर्टिकल 85 की क्लॉज 1 से रिलेशन बना के दिखा दिया है। तो ऑर्डिनेंस वही डीसी वाधवा का केस है। देन अब देखो, ये मैंने इसलिए लगाया है कि कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में जो यूपीएससी का पेज आता है उसमें ये ऑर्डिनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल निकले थे। तो उसने कहा था कि एन ऑर्डिनेंस शैल हैव द सेम फोर्स एंड एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो मैंने क्या कहा कि ऑर्डिनेंस उन्हीं सब्जेक्ट पे बन सकता है जिन पे पार्लियामेंट को पावर है कोई भी लॉ बनाने की। तो वही कहा है कि अगर ऑर्डिनेंस बन गया तो ऑर्डिनेंस जैसे पार्लियामेंट का लॉ ट्रीट किया जाता है वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। आगे देखिए, ये एक माइंड मैप है। आप समझ सकते हैं कि ऑर्डिनेंस अगर मान लो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म में रिवीजन करना है ऑर्डिनेंस तो यहाँ से देख सकते हैं। पहला है कि ऑर्डिनेंस कब पास होगा, तो ऑर्डिनेंस पास होगा जब पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, जब दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सेशन में नहीं है। कब होगा इमीडिएट एक्शन, जो मैंने कहा कोई अनफॉर्चुनेट पीरियड आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, सरकार को लगता है कि हमें इस पर कोई कानून बनाना चाहिए। और दूसरा ये कि मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स रीअसेंबली, जो हमने पहले पढ़ा कि पार्लियामेंट को विद इन 6 वीक में जिस दिन पार्लियामेंट बैठे
उसके विद इन 6 वीक में उसे पास करना पड़ेगा। और अगर ऐसा आ जाए मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ऑर्डिनेंस कितना हो सकता है, तो आर्टिकल 85 से हम रिलेशन करके 7.5 मंथ निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है, मैंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है बट ओनली इन सिविल केस, सिविल पर केसेस में होता है, क्रिमिनल केसेस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने कहा आर्टिकल 20 का 1, आर्टिकल 20 का 1 क्लॉज 1 क्या कहता है कि कोई भी पोस्ट पास्ट फैक्टो लॉ नहीं होगा जो किसी भी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट को वायलेशन करे, स्पेशली क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस की बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ पोस्ट फास्ट फैक्टो लॉ। इतना समझ में आया सिविल। फिर कहता है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हमने कूपर केस में पढ़ा, डीसी वाधवा केस में पढ़ा और कृष्ण कुमार केस में पढ़ा कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। देखो ऑर्डिनेंस को, ये लाइन भी देख लीजिए कि ऑर्डिनेंस का कनेक्शन कोई, मैंने जो कह रहा ना इमरजेंसी में पास करेगा, जो आप नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 उसमें देखते हैं, उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर वहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी में बोल रहा हूँ तो इमरजेंसी का मतलब कोई सीवियर सिचुएशन या अनफोर्सीन सिचुएशन क्रिएट होगी, अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट होगी, इस पर बनाना पड़ रहा है, इसका कोई रिलेशन उससे नहीं है। फिर है नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब ये हुआ कि सरकार को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बार बार ऑर्डिनेंस पास कर लें तो हमारा जो पार्लियामेंट से जो परमानेंट लॉ पास होता है उसका कोई सब्सटीट्यूट है। तो हमारा एक पूरा एक ड्राफ्टिंग है माइंड मैप में ऑर्डिनेंस की। ये मेंस का क्वेश्चन। अब देखो, अब आता है कि हमने ऑर्डिनेंस पढ़ लिया, देन वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डिनेंस। मेंस का यहाँ से हम एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ याद रखना, हम यहाँ पे सिर्फ इनके बुलेट फॉर्म में की पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब हम रेगुलर क्लास होती है तो इनके बारे में लिखते हैं, एक दो लाइन हमें हर में लिखनी रहती है, वरना एग्जामिनर ऐसे की पॉइंट लिखने पर नंबर नहीं देता है। पर ये की पॉइंट जब ध्यान में आते हैं हमें तो ये समझ में आ जाता है कि ये लिखना है। पहले इंश्योर इमीडिएट एक्शन। इंश्योर इमीडिएट एक्शन करता है इसका कि ऑर्डिनेंस का सिग्निफिकेंस क्यों, उसकी उपयोगिता क्यों है कि इमीडिएट एक्शन आ जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी एक आया था कि अगर कोई इमीडिएट एक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, अगर आपको थोड़ा इसको और बढ़ाना है तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहता है कि अगर आपको कोई जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तो आप ऑर्डिनेंस पास करते हैं। दूसरा, कंटिन्यूटी इन द गवर्नमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस प्रोसेस। मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है या प्रोग्राम है, वो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस टाइम पर उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो ऑर्डिनेंस पास करके गवर्नमेंट उसे आगे की तरफ बढ़ा सकती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ वगैरह होती है उनको तो पेंडिंग में डाल देती है। ऑर्डिनेंस का ज़्यादातर एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किया जाता है। कहा अपोजिशन का कहना है, मेरा कहना नहीं है। हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन ये कौन सा पॉइंट है? ये कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, इसमें ये कह सकते हैं कि हमें एक टेम्परेरी लॉ मिल जाता है, वो हम ऑलरेडी इमीडिएट एक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैक्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है फर्दर किसी भी पॉलिसी पे, उसमें फर्दर हम उस फ्लैक्सिबिलिटी लाते हैं, हमारा काम चलता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जैसे मेंशन हुआ आर्टिकल 123 में मेंशन है। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को बात करें तो जितने भी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे क्या डायरेक्टिव दिए गए हैं गवर्नमेंट को कि आप जो भी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उनको सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हम वहाँ से डीपीएसपी से आगे बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट देखो, ब्रिज बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस पास कौन करता है? मैंने कहा एग्जीक्यूटिव पास करती है। एग्जीक्यूटिव इन द सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई परमानेंट लॉ बनता है तो कब बनता है? जब लेजिस्लेचर का मतलब दोनों सदन सत्र में हो। तो अगर सत्र में नहीं है तो ऑर्डिनेंस किसका काम करने लगता है? एक तरीके का लेजिस्लेचर का काम करने लगता है। और तो हम कहते हैं कि ये ब्रिज बीच में बन के आ गया इन दोनों के में, कि कोई लॉ अगर हमें पास करना तो हमें ब्रिज से फ्यूचर में जैसे 6 विद इन 6 वीक या रीअसेंबल होगी तो हम उस पर डिस्कशन करके परमानेंट बना सकते हैं, नहीं तो हम उसे
रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो ब्रिज का काम कर सकता है। ये मतलब इसकी सिग्निफिकेंस है 4 से 5 है, उसके अलावा और हो सकती है, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखो, मेंस का क्वेश्चन लिखते वक्त जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं उन सिलेबस के हर किसी के 5-6 पॉइंट हमें पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड हमेशा याद होनी चाहिए या ऑन द टिप्स रहने चाहिए, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो इतना दिमाग नहीं चल पाता, विद इन 30 सेकंड या 40 सेकंड हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत उस पर एक्शन लेना रहता है, अदरवाइज हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिग्निफिकेंस के बाद हम देखिए चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस देखो, जब हम ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं तो इतना डिस्कस कर लिया, तो पहला तो चैलेंजेस आएगा कि इसका मिसयूज़ बहुत होता है। जैसे मैंने सेशन शुरू करने से पहले ही कहा था कि पीआरएस की एज पर द पीआरएस वो ये कहता है कि अब तक 1951-1950 से लेकर 2026 तक गवर्नमेंट ने 700 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस पास किए हैं। उनमें से बहुतों का जुडिशियल रिव्यू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेलाफाइड बताया और बहुतों को परमानेंट बनाया, बहुत से तो लैप्स कर गए। तो मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। मिसयूज़ जो भी गवर्नमेंट की, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट होगी उसका मिसयूज़ तो करेगी। और वाई गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, मतलब ये बाई गवर्नमेंट लेस नहीं, बाईपास गवर्नमेंट लेजिस्लेचर है। बाईपास, हमारे भैया हैं जो टाइपिंग किए ना वो थोड़ा गलत करती है। इसका चैलेंजेस है, पहला बात मिसयूज बहुत होता है। बाईपास लेजिस्लेचर को बाईपास करती है, तो लेजिस्लेचर को बाईपास करती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो नॉर्म है, डेमोक्रेसी का नॉर्म इन द सेंस कि हमारी जो लोगों की आवाज़ कहाँ बैठी हुई है, लोगों की आवाज़ लोकसभा में बैठी हुई है, मेनली लोकसभा में ही मानी जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलर सोवरेनिटी का। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता किस में है, तो संप्रभुता हमारी आम जनता में है। तो आम जनता की आवाज़, रिप्रेजेंटेटिव कौन बैठे हुए, हमारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो अगर सरकार कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास कर लेंगे तो कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहती है सबकी आवाज़ सुननी चाहिए। तो बाईपास ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक नॉर्म को फॉलो नहीं करता। थ्रेट एंड सेपरेशन ऑफ पावर, थ्रेट फॉर सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के लिए थ्रेट है। सेपरेशन ऑफ पावर के लिए थ्रेट कैसे है कि मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं काम करती हैं। तो कहीं कहीं अगर वो चाहे एग्जीक्यूटिव तो अपने मनमानी करेगी, तो सेपरेशन ऑफ पावर भी कहीं कहीं हमें देखने लगेगा कि वो सेपरेट कर ली। क्यों? क्योंकि अगर सबसे पहले अगर कोई लॉ पास होता है, लेजिस्लेचर पास करती है, उस पर डिस्कशन करती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उसे इम्प्लीमेंट कर देती है। तो कहीं देखने को मिल रहा है कि पहले वो लेजिस्लेचर से होके आया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव पे पास आया, एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट के लिए छोड़ दिया, मतलब इम्प्लीमेंट इन्फोर्सेबल कर दिया। तो हमें देखने को मिलता है कि एक दूसरे पे दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर डिपेंड है। अगर ऑर्डिनेंस इतने ज़्यादा पास होंगे तो हमारा ये सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा। और ये पॉलिटिकल टूल है ना कि प्रैक्टिकल टूल है। पॉलिटिकल टूल है, जिसकी पावर में सरकार होगी वो सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा उसे, पॉलिटिकल टूल है। देन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, जो मैंने बताया डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है। लेजिटिमेसी समझो, जब पावर, ऑथोरिटी प्लस लेजिटिमेसी, ये देखो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास पावर है तो पावर कैसी होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए। लेजिटिमेट का मतलब ये हो गया कि विद इन द रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन होनी चाहिए भी पावर, कि ये आदमी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो हम होते हैं लेजिटिमेट पावर। तो हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक की लेजिटिमेसी क्या कहती है कि रूल एंड रेगुलेशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमें वहाँ पे जाके हमने भेजे हैं, वो हमारी बात रख पाते हैं, वो लेजिटिमेट बात रखते हैं, लेकिन उनको बाईपास कर जाती है। तो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को भी कमज़ोर करती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ द फेडरल रिलेशन, फेडरल का मतलब रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, उनके बीच में अभी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि अगर मान लीजिए कोई कंकरेंट लिस्ट पे ही पास कर दिया पार्लियामेंट ने, तो जाहिर सी बात है कंकरेंट लिस्ट पे तो दोनों पास कर सकते हैं, सेंटर भी पास कर सकता है, स्टेट भी पास कर सकती है।
तो स्टेट को लगेगा कि हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देन टेम्परेरी इन नेचर, तो इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इसके चैलेंज है। अब हम देखेंगे इसकी एक वे फॉरवर्ड और होगा कहीं पे। वे फॉरवर्ड, देखो वे फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू यूज़ दिस मिस यूज़, सॉरी हाउ टू चेक दिस मिस यूज़, हम इनको मिस यूज़ को कैसे चेक करेंगे, रोकेंगे। तो पहला तो देखो कि हमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना चाहिए इमीडिएट नेसेसिटी का, कि हमें इमीडिएट नेसेसिटी क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में यही कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ इमीडिएट नेसेसिटी और व्हाट इज़ नॉट इमीडिएट नेसेसिटी। पहले तो हमें ये डिफाइन कर लेना चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए स्ट्रेंथ इन लेजिस्लेटिव ओवर राइट, लेजिस्लेटिव का राइट बढ़ाना चाहिए। दूसरा मैं कह सकूँ इससे कि हमें सिटिंग डेज बढ़ा दो लेजिस्लेचर के आप, तो सिटिंग डेज बढ़ा दोगे, लेजिस्लेचर जो हमारी कार्यपालिका बैठती है उसके सिटिंग डेज बढ़ा दोगे, तो क्या है ना कि ऑर्डिनेंस पास करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। और अगर हो गया ऑर्डिनेंस पास तो हमें एक कमेटी बनाओ विद इन 2 डे 3 डे, उस पर पूरी चेक स्कूटनी करें और बताएं कि ऑर्डिनेंस मेलाफाइड तो नहीं है। और स्ट्रेंथन फेडरल बैलेंस, फेडरल बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जो फेडरल स्टेट को वहाँ पे कौन, राज्यसभा के जो भी लोग होते हैं उन वो भी उस कमेटी में होने चाहिए, तो फेडरल बैलेंस होना चाहिए, उनका भी कोई बात रखनी चाहिए। और जो बार बार हम ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, अवॉर्ड प्रोम्युलेट मतलब बार बार रिफॉर्म प्रोम्युलेटेड बार बार इशू करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड है। देन वी विल सी द क्वेश्चन ऑफ 2025, 2025 का क्वेश्चन देखो पीटी का, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। देखो क्वेश्चन का क्या है, हमने जितना पढ़ा शायद अगर आप, मैंने मैन पॉइंट जितने भी ऑर्डिनेंस के वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऑर्डिनेंस से आ जाता है तो मुझे लगता है 99% आपका निकल जाएगा पीटी का। और मेंस का भी अगर आप थोड़ी सी और डेप्थ में एआरसी वगैरह पढ़ लेंगे और सेंटर स्टेट रिलेशन की थोड़ी रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन मेंस का भी बन जाएगा। बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और ये अंडरस्टैंडिंग जब हम रेगुलर क्लास करेंगे मेंस की उसमें डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वो कहता है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन पॉलिटी इन द ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है। पहला उसने कहा एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, बट देखो उसने कहा अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। हमने कहा कि ऑर्डिनेंस किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को, हमने पढ़ा इसका जो फीचर है अमेंड कर सकता है, तो बात ये बिल्कुल सही है। अगर जितना हमने पढ़ा, एनसीईआरटी भी ये चीज़ लिखती है। एन ऑर्डिनेंस कैन एवरेज का मतलब वायलेट अ फंडामेंटल राइट, टेक ओवर द फंडामेंटल राइट, सॉरी नॉट वर्ड, टेक ओवर द फंडामेंटल राइट। मतलब सीधी कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में, क्या ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डिनेंस अगर पास हुआ है तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है या फंडामेंटल राइट को हटा सकता है, निकाल सकता है, एवरेज कर सकता है। तो देखो मैंने क्या कहा कि ऑर्डिनेंस का कोई भी, सीधी सी बात, अगर फंडामेंटल राइट से रिलेशन करने की कोशिश करे तो समझ जाओ ऑर्डिनेंस का फंडामेंटल राइट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो प्राइवेटेशन ऑफ ऑर्डिनेंस माना जाएगा, तो ये हमारा हो गया गलत। देन वो कहता है एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट। बैक डेट का मतलब क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा है। तो मैंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब सिविल, अगर वो लिख देता क्रिमिनल, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल केसेस, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। उसने कुछ नहीं लिखा, तो हम मान के चल रहे हैं ये सिविल की बात कर रहा है, कि ऑर्डिनेंस भी सिविल की ही बात करता है, न कि क्रिमिनल केसेस की बात करता है। तो क्रिमिनल चार्जेस की बात कर रहा है, क्रिमिनल लॉ की बात करता है। इतना समझ में आया, तो ये सही हो गया। तो हमारा पहला सही है एंड थर्ड सही है, तो पहला और थर्ड हमारा यहाँ पे जहाँ पे भी सही है, ऑप्शन सी है। इजी क्वेश्चन था, सीधा किताबी टाइप क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा है, जो भी किताब आप पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अगर डाल दिया तो एक बार देख लेते हैं इससे, क्योंकि इसके नीचे 51 52 था, हमारा टॉपिक हुआ नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं इसको। देखो अरुणाचल प्रदेश, ये अगर किसी ने पॉलिटी या कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसने अगर एक पतली सी किताब लूसेंट की आती है, येलो बुक, पीली वाली किताब, अगर वो भी पढ़ी है, येलो एंड ब्लू कलर में शायद आती है, उससे वो भी पढ़ी है, तो वो क्वेश्चन निकाल ले जाएगा इसको। अगर अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द फोर्ट दैट द एंड द स्टेट हैव 2 नेशनल पार्क,
ठीक है, 2 नेशनल पार्क हैं, नामादेपा एक मोलोंग करके 2 नेशनल पार्क हैं, ये समझ में हमें आ रहा है यहाँ से। अब कह रहा था कैपिटल नेम फोर्ट, फोर्ट के नाम से, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल अगर कॉमन सेंस से भी गैस करें ईटानगर, तो वहाँ से आपको लगता है कोई फोर्ट जैसा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये लगेगा फोर्ट जैसी फीलिंग आ रही है, तो आपको लगेगा हाँ आ रही है। और 2 नेशनल पार्क है। और दूसरा कह रहे हैं नागालैंड द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये अमेंडमेंट से हुआ था। आप कह रहे हैं त्रिपुरा इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट, इट बिकम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956 एंड लेटर अटेंड एज द स्टेटस ऑफ द फुलफिल्ड स्टेट। इससे देखो वो कह रहा है कि इनिशियली जो हमारी जो डिवाइड किया गया था स्टेट को ए बी सी में, उसमें ये त्रिपुरा डाली हुई थी हमारे पार्ट 6 में, लेकिन इसे हमने क्या किया 1956 में इसे हमने यूटी बना दिया। क्या ये बात सही है? बाद में इसे हमने फुल स्टेट बना दिया। बात बिल्कुल सही है, हमने त्रिपुरा को 1972 में फुल स्टेट बना दिया, उससे पहले 1956 में हमने यूटी बना दिया। तो उससे पहले अगर बात की जाए तो पार्ट सी में ये थी। तो सारे ही मुझे तो सही लग रहे हैं, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। ये क्वेश्चन अगर कोई इजी क्वेश्चन है, अगर पॉलिटी के मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पॉलिटी को ढंग से पढ़ा हुआ है, पॉलिटी को थोड़ा समझ के और उसके वर्ड पे ध्यान के, तो पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आते हैं तो 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आप आराम से निकाल ले जाएंगे।